नमस्कार। मेहता टॉक्स पर आपका स्वागत है। एक अपराध कथा का आज उल्लेख करना है। झारखंड की राजधानी रांची। झारखंड की राजधानी रांची में एक जगह है ऐदल हातू। थाना बरियातू पड़ता है। बरियातू थाना के अंतर्गत ऐदल हातू में एक मकान है, आवासीय भवन श्री राजू गोप जी का। राजू गोप जी एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। इनके विषय में कहा जाता है कि लालू प्रसाद यादव के ये जमानतगीर हैं। तो स्पष्ट है कि एक सामाजिक व्यक्ति होंगे। इनका कोई रसूख होगा, उनका कोई प्रभाव होगा। राजू गोप जी का पुत्र शौर्य, जिसका आयु 8 वर्ष है, वे गायब है। कहां चला गया, कब चला गया? 3 मार्च की घटना है। शौर्य ने अपनी मां से पैसे लिए चिप्स खरीदने के लिए। चिप्स के पैसे पाकर घर के पास ही एक दुकान में उसने चिप्स का पैकेट खरीदा और उसे खोलकर कुछ खाता हुआ, कुछ मचलता हुआ, कुछ दौड़ता हुआ, कुछ खेलता हुआ घर वापस आ रहा था। इसके बाद फिर किसी ने नहीं देखा। शाम को जब सबकी खोज होने लगी तो अचानक लगा कि भाई शौर्य नहीं है। शौर्य कहाँ है, शौर्य किधर है? चिंता बढ़ गई। शौर्य नहीं, अंधेरा हो गया। ढूंढने जाने लगा उसे। शौर्य कहीं नहीं मिला। शौर्य गया कहाँ? दुकान वाले से पूछा गया तो बताया, हाँ ये चिप्स तो लिया, यहाँ चिप्स यहां से लिया था, घर गया है। तो चिप्स की दुकान और घर जाने के इस बीच में ही कुछ भी हुआ उसके साथ। बात पुलिस को सौंपी गई। बरियातू थाना में बाजाबता रिपोर्ट लिखाया गया। सीनियर एसपी किशोर कौशल ने शौर्य के ढूंढने के लिए पुलिस की एक टीम बनाई और इस टीम का नेतृत्व डीएसपी प्रभात रंजन बरबार को दिया। शाम बीत चुकी थी, रात हो गई, कुछ पता नहीं चला। लोग शोकाकुल, गया तो कहां? पुलिस भी हैरान परेशान। शौर्य का कहीं अता पता नहीं चल रहा था। यह सोचा गया कि शायद कहीं से किसी ने यदि अपहरण कर लिया होगा तो वो कोई सूचना आएगी। आखिर वो बच्चा गायब हुआ तो कहां? किसने इतनी हिम्मत की कि इस तरह से बच्चे को गायब कर ले, बच्चे को उठा ले घर के पास से? बहुत सारी संभावनाएं थी। खैर, राजू गोप के घर पर तो दुखों का पहाड़ टूटा था। देखिए, समाज में व्यक्ति चाहे जितना पढ़ ले, पढ़ लेने का अर्थ यह होना चाहिए कि सामाजिक जीवन में वो सामंजस्य बैठा करके जीना सीख ले। कोरोना तो आया, सबों के जीवन में परिवर्तन लाया। कोरोना काल में ही एक युवक बेंगलोर में काम करता था, उसकी नौकरी छूट गई और वह वापस झारखंड का था, झारखंड चला आया। झारखंड आ जाने के बाद बंगलौर की जी हुई जिंदगी में जो उसने, चूंकि वह युवक सिम्बाउस यूनिवर्सिटी से एमबीए किया हुआ था, नाम था संजीव पांडा। अब संजीव पांडा ने कई महीनों तक बल्कि सालों तक बंगलौर में नौकरी कर चुका है और खाने पीने, रहन सहन, जीने का स्तर वो कुछ बनाया था, कुछ बन चुका था। उससे सीधा महरूम हो गया और बेरोजगार होकर के वापस अपने गांव चला आया, कोडरमा। कोडरमा आने के बाद कहते हैं पिछले साल उसकी शादी भी हो गई। शादी हो गई तो उसके खर्चे बढ़ गए, उसके ठाट बढ़ गए और मन बेलगाम हनीमून के लिए दूर चला गया। हनीमून के लिए भी कर्ज ले लिया किसी से। उसी कर्जे पर और कर्जा लेकर के एक गाड़ी भी खरीद लिया। बैंक का भी कर्जदार हो गया, अन्य कर्जदार थे, सभी परेशान करते थे। शादी के 6-7 महीने हुए थे और ये परेशानी के स्थिति में संजीव पांडा, जिसे संजू पांडा कहते हैं,
पड़ा था। वह रांची आया। रांची के एदल हाथों में राजू गोप जी के यहाँ एक किराएदार थे। वे किराएदार इनके बहन और बहनोई थे। बहन बहनोई के यहाँ जाकर के पनाह लिया और रांची देखने लगा, रांची को समझने लगा। यहाँ कुछ रोजगार धंधा प्रारंभ करने का विचार किया, परंतु साथ में पत्नी, हनीमून और कर्जे पर लिया गया गाड़ी, इन सबके लोन के इस EMI तो भी तो देने थे। सभी तरह से दबाव बढ़ रहा था। क्या किया जाए, कितने पैसे से काम चलेगा? बहुत पैसा चाहिए। तो उस पैसे के लिए उसके दिमाग में खुराफात आया कि ये पैसे कहां से कलेक्ट हो सकता है। और एक दिन अपने मकान मालिक राजू गोप के बच्चे को देखा, शौर्य को, उसकी आंखें चमक उठी। एक साजिश, एक षड्यंत्र उसके आंखों में तैर गया। उसके पास एक मोटरसाइकिल था, संजू के पास। संजू पांडा ने उस मोटरसाइकिल को बेचकर किराए पर प्रत्येक दिन 1700 रुपया के दर पर एक कार ले लिया। 2-4 दिन के लिए इस काम को अंजाम करने के लिए जो उसने सोचा था। उसने सोचा यह था कि शौर्य को यदि अपहरण कर लेते हैं तो बड़ी आसानी से 15-20 लाख रुपया इसके अभिभावक से, पिताजी से वसूला जा सकता है और फिर सही सलामत ये वापिस हो जाएगा, रुपया मिल जाएगा, अपना काम भी हो जाएगा। लेकिन कोई भी योजना, कोई भी उद्देश्य इतनी आसानी से सफल हो जाती है क्या? इतना आसान होता तो लोग अपहरण ही क्यों नहीं करते रहते? इससे किसी का क्या बिगड़ जाता है? किसी ने बहुत कमाया हुआ है तो थोड़ा दे दिया। यह गलत है। यह सोचना, यह अपराध है। मन में विचार लाना ही पाप है। लेकिन जिनके पास कोई विकल्प नहीं हो, जिनकी जिंदगी बस केवल फैशन और हवाओं में उड़ती हो, चलती हो, उनके लिए क्या है? कुछ नहीं है। लेकिन अंजाम तो भुगतना पड़ता है। वही यहां इस प्रकरण में हुआ। शौर्य जब चिप्स लेकर के दुकान से बाहर निकला, पैकेट उसके हाथ में था, पैकेट फाड़ा, खाया, मुस्कुराते हुए आगे बढ़ रहा था। तभी उसने अपने किराएदार को देखा, संजू पांडा को। संजू पांडा से ज्यादा हेलमेल इसकी थी नहीं, चूंकि तो रहता था अपना ठसक से। उसने अपने पास बुलाया। जो दाव लगाए हुए था, जो घात लगाए हुए था, संजू पांडा ने शौर्य को अपने पास बुलाया। यह गया। दिन की बात है, ऐसी भी क्या थी कि नहीं जाता। जाने के बाद थोड़ा मांगा चिप्स, उसने चिप्स दिया और बैठा लिया कार पर। तो वो चिप्स खाया भी संजू पांडा, और उसके बाद गाड़ी स्टार्ट किया। तो शौर्य इतना भी नासमझ नहीं था। उसने उस वक्त गाड़ी में असहजता की स्थिति को भांप लिया और कसकर चिल्लाया, चीखा। लेकिन तभी एक भारी मार उसके चेहरे पर पड़ गई कि वो चुप हो गया और छटपटाया तो शायद और कुछ मारने लगा और गाड़ी लेकर भाग गया। अपहरण की नीयत से, फिरौती के वास्ते जो गाड़ी लेकर भागा जा रहा था संजू पांडा, उसको यह समझ में नहीं आ रहा था कि शौर्य की मृत्यु हो चुकी है। और इस प्रकार वह गाड़ी लेकर नगड़ी क्षेत्र के ललगुटवा में पहुंच गया। अब जब इसे टटोला तो इसमें प्राण ही नहीं। तब तो इसको लेने के देने पड़ गए। हाथ आया कुछ नहीं, मुसीबत बड़ी भारी। बहुत शीघ्र से उसने बोरे का इंतजाम किया और लाश को बोरे में रखा और उसमें और भी ईंटें डाल कर भारी कर दिया और ललगुटवा जलाशय में डुबो दिया।
वहां से वापिस आया और अब वो रांची स्थित एदल हाथू क्षेत्र में जो मकान था, बहन बहनोई के साथ रहता था, चूंकि वहां बहन बहनोई किराए पर थे, वहां न जाकर सीधा वो कोडरमा की ओर टैक्सी वाले का नंबर वहां चला गया, इस ख्याल से कि उसे कोई ढूंढ ही नहीं सकेगा, क्योंकि उसने ओएलएक्स पर देख करके बड़े पुराने पुराने गाड़ियों का, कारों का नंबर तलाश किया और था, और पहले ही इसकी तैयारी कर ली थी। एक नंबर तलाश किया, उसी नंबर को भाड़े के कार के पीछे लगा दिया था, आगे पीछे, ताकि पुलिस भर में रहे। और भर में पुलिस रही भी। उस नंबर के आधार पर 2 दिन तक पुलिस को कुछ नहीं हाथ आया। तब सूचना मिली कि ललगुटवा जलाशय से एक बच्चे का शव बरामद हुआ है। तो वहां जाकर के डीएसपी और उनके नीचे के अधिकारी पहुंचे तो देखा कि एक लाश है, जो कि जिसका कि जो पहचान बताई गई थी राजू गोप के पुत्र का कुछ वैसा ही है। लेकिन फिर भी ये इस शव का पहचान शिनाख्त होना बहुत जरूरी था। जब घर वालों से शौर्य का शिनाख्त हो गया, तब यह तो पता चल गया कि बच्चा का मर्डर हो गया है। अब ढूंढना था कि इसमें मुजरिम कौन है, ये अपराधी कौन है। कहां से शुरू करे पुलिस, कैसे शुरू करे पुलिस। तो चिप्स के दुकान के बाद से उस गाड़ी को देखा कहीं आसपास के टीवी कैमरे में। तो देखने के बाद गाड़ी का नंबर आ गया, तो गाड़ी का नंबर नोट किया गया। गाड़ी के लोकेशन को अन्य जगह से कुछ कॉल्स, कुछ फुटेज वगैरह मिलते चले गए, तो वहां तक ले गया। उस रास्ते में वो चले गए, इस रास्ते से गए तो और जगह पुष्टि हुई कि ये गाड़ी, ये नंबर इधर गई है, वापस भी इधर गई है। उस नंबर को तब तक आ गया रिपोर्ट कि ये नंबर पटना का है। जिस नंबर का फर्जी नंबर कार में लगाया गया था, यह नंबर पटने का है। पुलिस का एक दल पटना में उस जाली नंबर जो लगाया गया था, उसके असली मालिक के पास पहुंचा। तो उसने बताया कि हाँ, ये नंबर तो मेरा है, गाड़ी समाप्त हो चुकी है, ये तो गाड़ी यूज में है ही नहीं, पड़ा हुआ है ऐसे ही, पुरानी गाड़ी है, हमारे पास तो नई नई गाड़ियां हैं। पुलिस समझ गई कि उसे चकमा दिया गया है और वहां से वापस आई। और खोजबीन करने के बाद यह पता चला कि कातिल, अपराधी कोई और नहीं, बल्कि राजू गोप के घर में रहने वाला किराएदार का साला संजीव पांडा उर्फ संजू पांडा ही असली दोषी है, और उसको ढूंढ करके कोडरमा से गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तारी के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सीनियर एसपी ने बताया, आरोपी संजीव पांडा ने अपराध स्वीकार कर लिया है, और वो जितनी बातें बताई गई थी कि कैसे कैसे कहाँ क्या करता था और वो कर्जदारों के बोझ से दबा हुआ था। एसएसपी किशोर कौशल ने बताया कि स्पीडी ट्रायल में मुकदमा ले जाया जाएगा और संजू पांडा द्वारा इतने साक्ष्य छोड़े गए हैं कि उन्हें सजा दिलाना पर्याप्त है। ये सब साक्ष्य, खैर संजू पांडा को सजा मिल जाएगी, क्या बहुत होगा, उम्र कैद होगा या उससे भी कम होगा, मुकदमा लड़ा जाएगा। संजू पांडा का भी रुपया खर्च होगा, जिस रुपये के लिए उसने अपहरण किया था। संजू पांडा मुकदमा लड़ेगा, जेल में रहेगा, उसे क्या हासिल हुआ, फिर क्या मिलने वाला है। लेकिन जरा बड़ा इत्मीनान से समाज थोड़ी देर के लिए यह सोचे कि शौर्य का क्या कसूर था। बिल्कुल निर्दोष बालक, उनके माता पिता के विषय में सोचिए। क्या समाज कभी शिक्षित होकर के एक मनुष्य की तरह जीवन नहीं जी सकता? सभ्यताएं जैसे जैसे बढ़ती चली जा रही है, हम जानवर होते चले जा रहे हैं। खैर जो भी हो, सूचनाप्रद यह मेरा जो मैसेज है समाज तक पहुंचे, इसलिए हमेशा आपको खुद ही नहीं, अपने साथ समाज को भी
सतर्क रखना होगा। कृपया लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन दबा देंगे। हम फिर मिलते हैं किसी दूसरे पोस्ट के साथ, किसी दूसरे वीडियो के साथ। धन्यवाद, नमस्ते।